नमस्ते। अच्छा, कल इंटरनेशनल योगा डे था, तो सब तरफ योगा का सेलिब्रेशन था। जिस तरफ देखो आप योगा ही चल रहा था और हमारे चैनलों में तो कल पूरा दिन योग ही चल रहा था। तो इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि थोड़ा सा योग पर बात कर लेते हैं। तो मैं शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि रियलिटी में योग क्या है और हम उसको कैसे अपना रहे हैं। मतलब योग के नाम पर हम करते क्या हैं और जो भी हम करते हैं क्या सही में वह योग है क्या। देखिए, हम जो भी क्रेडिट है योग का, जैसे हमारे कई दर्शन हैं तो उसमें से योग दर्शन भी एक दर्शन है। जैसे षट दर्शन में सांख्य है, मीमांसा है, अद्वैत है, उसी तरह से योग भी एक दर्शन है। देखिए, सभी दर्शन के अंततः जो गोल है, जो दर्शन है वह एक मीन्स है, वह एक प्रोसेस है, वह एक यात्रा है। लेकिन उस यात्रा की मंजिल चाहे कोई भी दर्शन हो, अंततः उसका गोल एक ही है। तो वह गोल है अल्टीमेट फ्रीडम, जिसको हमारे स्क्रिप्चर्स एक वर्ड देते हैं, मोक्ष। फ्रीडम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ईगो। तो सभी दर्शन का वही कल्मिनेशन है, सभी दर्शन का वही गोल है, चाहे वो दर्शन कोई भी हो। आप कहेंगे फिर ऐसा क्यों? जैसे मैथमेटिक्स में चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो एक ही है, लेकिन उसको सॉल्व करने के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। कोई किसी एक मेथड से सॉल्व करता है तो वही उसी प्रॉब्लम को कोई दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकता है। तो आप इस तरह से मान के चलिए कि दर्शन एक मेथड, एक मीन्स है, गोल नहीं। बट उस मीन्स का एंड गोल एक ही है, चाहे दर्शन कोई भी हो। तो आज हम इस वीडियो में योग दर्शन जो है उसके ऊपर बात करें और हम उसको किस तरह से अपनाते हैं। हम मतलब योग के नाम पर हम करते क्या हैं। तो अभी ये फेमस तो हो गया इंटरनेशनल योगा डे के नाम से। योगा तो वर्ल्ड ओवर एक 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 ट्रेंडिंग सा एक खुद को बदलने का हर तल पर, मतलब शरीर के तल पर, मन के तल पर, आत्मा के तल पर हम कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, उसका एक बड़ा फ्रेमवर्क हो गया वर्ल्ड ओवर। और उस संदर्भ में हम इंटरनेशनल योगा डे के नाम से उसको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, वो कल था। देखिए, हम इस योग को जिस तरह से हर दर्शन का कोई ना कोई एक स्वामी है, मतलब उसको हमने, जैसे एक साइंटिस्ट होता है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो हम उसको क्रेडिट अल्बर्ट आइंस्टाइन को देते हैं। उसी तरह से न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है तो हम न्यूटन को श्रेय देते हैं। बस उसी तरह से योग दर्शन को हम सेज पतंजलि को, महर्षि पतंजलि को उसका फादर कहते हैं। सो द फादर ऑफ योगा इज महर्षि पतंजलि। तो देखिए, उनका जो योग शास्त्र है, उनका जो योग दर्शन है, वो पतंजलि योग सूत्रास के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि योग के, उसको हम अष्टांग योग कहते हैं। तो उसके 8 लिम्स है, मतलब 8 प्रोसेसेस है जिससे हमको गुजरना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से ये 8 अंग है। पतंजलि ने क्या किया, इसी 8 अंग को उन्होंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया। तो उनके 4 चैप्टर्स इस तरह से है। एक है समाधि पदा, पदा मीन्स चैप्टर, और उसमें करीब करीब 51 सूत्र है, 51 सूत्रास।
जिसको हम कहते हैं पदा, संस्कृत में पदा, पदा इज ए चैप्टर, और वर्स सूत्र है जो है वो वर्स। तो समाधि पदा में तो 51 सूत्रास है, साधना पदा में 55 सूत्रास है, और विभूति पदा में 56 सूत्रास है, और कैवल्य पदा में 34 सूत्रास है। तो इस तरह से करीब करीब 196 सूत्र है, 196 वर्सेस है इस 4 चैप्टर में बटे हुए। और ये इन 4 चैप्टरों में ये है जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसी को ही उन्होंने डिटेल में समझाया है। अब मेरी कहने की बात यहाँ पर यह है कि हम योग के नाम पर केवल आसन करते हैं, यम नियम आसन, तीसरा वाला यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब ये समाधि जो है वो हाईएस्ट, देखिए जैसे मैंने बात की हर दर्शन में एक हाईएस्ट है, उसका एक नाम है, तो उसी तरह से योग दर्शन में जो हाईएस्ट है, जो समाधि में उसको हम हासिल कर सकते हैं, उसको नाम पतंजलि ने उसका नाम दिया है कैवल्य, कैवल्य समाधि, एब्सोल्यूट फ्रीडम। ठीक है, तो इस तरह से वो अकम्प्लिशमेंट है, द हाईएस्ट सिद्धि, द हाईएस्ट अचीवमेंट थ्रू योगा, तो उसको उन्होंने नाम दिया कैवल्य समाधि। तो इस तरह से ये 8 अंगों में ये प्रोसेस बटा हुआ है, तो इसको हम जंप नहीं कर सकते हैं, इसको हम सर्कमवेंट नहीं कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसी यदि हमको योग को समझना है और अंततः जो गोल है उसको यदि हासिल करना है, तो पूरे प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, हम इसको अवॉइड करेंगे, इसको सर्कमवेंट करेंगे, केवल यही करेंगे। लेकिन आज देखिए, हम यदि इंटरनेशनल योगा डे या योगा के नाम से जो भी चल रहा है, जो भी स्टूडियोज अवेलेबल है, जो भी कोचिंग चलती है, जो भी ट्यूटर्स है, टीचर्स है, वे सभी केवल फोकस करते हैं आसना पर। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी, अब ये 196 सूत्रास 4 चैप्टर में जो बटे हुए हैं, आपको जानकर हैरानी होगी पतंजलि योग सूत्र के इस 196 सूत्रास में केवल एक ही सूत्र ऐसा है जो आसना के लिए डेडिकेट किया है, और उसमें ये जितनी भी तरह के आसन हम करते हैं, मोर देन सम 150-180 टाइप्स ऑफ आसनास, उसमें एक भी आसना का जिक्र नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इवन ए सिंगल आसना इन द एंटायर पतंजलि योग सूत्रास। उसमें केवल एक ही वर्स है 2.46 चैप्टर 2 में, जो 46 वर्स है, वो कहता है स्थिर सुखम आसनम। बस केवल यही एक वर्स है, स्थिर सुखम आसनम, मतलब आसन जो पॉस्चर है वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमको कंफर्ट मिले और स्टेबिलिटी मिले। So the posture should give me stability and comfort. स्थिर सुखम आसनम, बस इसके बाहर आसना के नाम पे कुछ भी नहीं है एंटायर पतंजलि योग सूत्र। लेकिन हम योग के नाम पर क्या करते हैं, केवल आसनास करते हैं। तो जो आसनास सिखाए जाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉस्चर्स, उसकी टीचिंग, उसकी कोचिंग को ही हम योग कहते हैं। और अभी भी जैसे कल योगा डे के नाम पर जो भी दिखाया जा रहा था हर चैनल में, वो केवल आसना, जो आसन हम करते हैं पॉस्चर्स टाइप, वेरियस टाइप्स के, बस उसी को ही दिखाया जाता है। अच्छा, मेरा ये मतलब नहीं है कि हम आसना को डिमीन करने का या आसना को क्रिटिसाइज करने का, नहीं, ऐसा यदि होता तो फिर अष्टांग योग में आसन नहीं होता। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, तात्पर्य है, एम्फसिस जो हम पूरा योग, जब हम योग की बात करते हैं तो हम पूरा एम्फसिस
हमारा जो पूरा स्ट्रेस होता है, पूरा जो फोकस होता है, वो केवल आसना के ऊपर होता है, और बाकी के जितने भी आयाम हैं, बाकी के जितने भी जो अंग हैं, उनको वो ना के बराबर है। उसको हम प्रैक्टिस तक नहीं करते, उसको हम जानने की कोशिश तक नहीं करते। थोड़ा बहुत हम प्राणायाम की तरफ जाते हैं और बहुत सारा समय जो है वो आसना में ही डाला जाता है, उसको ही सिखाने में पूरा समय डाला जाता है, और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो केवल वहाँ तक ही सीमित है। तो फिर योग, जिसको हम होलिस्टिक कहते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्टिव तो फोरफिट हो जाएगा। फिर अंततः उस दर्शन का जो अचीवमेंट है, अकॉम्प्लिशमेंट है, जो गोल है, कैवल्य, जिसको कहा हमने एब्सोल्यूट फ्रीडम, तो फिर वो कैसे हासिल होगा, वह है क्या, फिर उसको हम समझेंगे कैसे, उसको हासिल कैसे करेंगे। तो इस बात पर मुझे शेयर करना था आज का जो वीडियो। यह जो योग है, इसका इम्पोर्टेंस समझाना। देखिए, आसन भी कोई छोटी चीज नहीं है। एक बात मैं और बता दूं। देखिए, वेस्ट में, खास करके अमेरिका में, एक पर्टिकुलर योगा फेमस हो गया था जिसका नाम था हॉट योगा। और वो हॉट योगा के जो फाउंडर थे, ही वॉज एन इंडियन, and then he took yoga to such a height, it has become a $5 billion industry in America, and he achieved that status. He became a billionaire through yoga, जिसको हम बिक्रम योगा के नाम से भी जाना जाता है। So the gentleman's name was Bikram. He was a Bengali, and he became famous by the name Bikram Yoga. और उसी योगा का उन्होंने अपने उस पूरे प्रोसेस को कुछ पर्टिकुलर, कुछ आसना में डिवाइड किया था। आई डोंट रिमेम्बर, सम 20-22 postures in a sequential manner, but in a condition of hotness। मतलब पूरे जिस जगह पर योग वो करवाते थे, उस प्रेमिसेस को, उस प्रेमाइस में वहाँ के वातावरण को, टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर डिग्री तक रखा जाता था। एंड देन उस योगा के जो भी उनके whatever the number of postures that I'm saying, 22, 25, why? Because he patented them, that entire process and those postures, he patented them, and he did not allow anybody to follow those asanas, or he did not allow any teacher to teach those postures. और वो, he became so famous, so arrogant, he became so rich, then he used to file cases against those people. अगर से उनकी योगा को उनके पास से सीख कर यदि कोई जाकर उसको सिखाता था, तो he used to file cases against them, and this went on, and his industry flourished. He became a billionaire. But then every empire collapses. Suppose if that empire is not built on right foundations, and एक falsehood पे यदि उस empire को खड़ा किया है, चाहे वो कोई भी empire हो, Roman Empire, any empire, we know the history of all kings and emperors, it will fall flat today or tomorrow. तो वही हुआ बिक्रम योगा या हॉट योगा का अंततः जो रिजल्ट हुआ वही हुआ, इट कोलैप्स, द एंटायर फाउंडेशन क्रम्बल्ड। इसको जानने के, अब इसको यदि जानना है तो ये एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। आप इस नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री जो इस बिक्रम योगा के ऊपर बनी है, इसको आप देख सकते हैं। So you will know how diabolical he actually was. He kept telling me that he wanted to make me famous and that I just had to stay close with him. That's why I am here.
Bikram called me out of class and into his office, and he said, "What are we going to do about us?" देख सकते हैं. So you will know the entire story from beginning to end, how he flourished, how he became a billionaire, and then how this empire collapsed. So उसमें क्या है, फिर उनके पूरे प्रोसेस में केवल आसनास है, आसना के अलावा कुछ भी नहीं है, इवन प्राणायाम भी नहीं है उसमें. In his process of yoga, whatever that he taught in the name of hot yoga or Bikram yoga, उसमें तो केवल आसनास है, but in a hot atmosphere, and वहाँ पर प्राणायाम तक नहीं है. So what I'm saying is, आसनास कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई डिमीन करने वाली बात नहीं है, लेकिन पूरा एम्फोसिस केवल आसनास के ऊपर नहीं होना चाहिए. तो योगा ये पूरा होलिस्टिक प्रोसेस है एंड टू एंड का, और हमारा एम अंततः वो जो हाईएस्ट गोल है जो पतंजलि ने कहा कैवल्य समाधि, उस पर भी होना चाहिए. देखिए, एक और पते की बात यहाँ पर बताने की मेरी इस तरह से है. मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं, क्योंकि हम पतंजलि को फादर ऑफ योगा इस तरह से मानते हैं, तो वो महर्षि है जब योग दर्शन की बात आती है. तो पतंजलि योग सूत्र जो है, फिर वो जो हम 4 चैप्टर और 196 वर्सेस की जो बात करें, वो आया तो उन्हीं से ही है. तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो श्रेष्ठतम है, जो हाईएस्ट है योग दर्शन में, वो उनको हासिल हुआ, इसलिए हम उनको महर्षि कहते हैं. तो थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति उन्हें हुई है, इसलिए हम उनको महर्षि कहते हैं, और ये दर्शन उन्होंने दिया है. So let us assume that the highest has happened to him and he attained to कैवल्य समाधि. अब मेरे को यहाँ पर बताने की बात ये है, आसना जो हम कह रहे हैं, यम नियमासन जो थर्ड पे जो है, तीसरा अंग जो है आसना का, उसका मैं आपको अभी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, वो कितना इंपॉर्टेंट है. तो पतंजलि जैसे व्यक्ति, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद, देखिए ये घटना कभी ना कभी उनके जीवन में घटी होगी, कैवल्य की उनको प्राप्ति हो गई, ठीक है. लेकिन अब उनको कुछ ऐसा करना नहीं पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस में. हमको यदि वो अटेन करना है तो वहां तक जाना पड़ेगा, लेकिन उनको तो अटेनमेंट इसका हो गया, तो उनको अब कैवल्य के लिए कुछ भी नहीं करना है. लेकिन यह इंपॉर्टेंस मैं समझाना चाहता हूं आसना का, मरते दम तक, टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ ही विल डू आसनास. क्यों? आसनास बॉडी के लेवल पे है, ध्यान माइंड के लेवल पे है, प्राणायाम ब्रीथ के लेवल पे है. तो यदि हमको हमारा ये जो हमारी जो सांसें हैं, या जो हार्ट रिलेटेड जो डिसीजेस है, यदि हमारे हार्ट में यदि स्ट्रेंथ लाना है, यदि हमारे लंग्स में स्ट्रेंथ लाना है, तो प्राणायाम से बड़ा कुछ और हो नहीं सकता. लेकिन हमारे बॉडी के लेवल पे हमको यदि स्ट्रेंथ चाहिए, एजिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी यदि चाहिए, तो हमको कंटिन्यूसली आसना करना पड़ेगा. तो उस व्यक्ति को भी आसना करना पड़ेगा जिसको कैवल्य की प्राप्ति हुई है. तो यह है इंपॉर्टेंस उस आसना का. मेरा कहने का मतलब है, जो व्यक्ति जिसको कैवल्य की भी यदि प्राप्ति हुई है, तो वो अंत तक, मृत्यु तक ये प्रैक्टिस करेगा जो आसना हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो शरीर के तल पर है, शरीर को स्ट्रेंथ लाने के लिए है, एजिलिटी लाने के लिए है, स्टेबिलिटी लाने के लिए है, और हार्ट के लेवल पे हम प्राणायाम करते हैं. तो हमारे जो लंग्स है उनमें यदि स्ट्रेंथ चाहिए तो हम प्राणायाम करते हैं. या मान लीजिए किसी को ज़्यादा बैली है तो वो भस्त्रिका कर सकता है, इससे पेट पतला हो सकता है, कम हो सकता है, इससे वेट कम होता है. तो इस तरह से हर आसना के
अपने अपने लक्ष्य, हर आसन कुछ न कुछ हमको हासिल करवाता है, वो कुछ न कुछ देता है। हर आसन का एक अकम्प्लिशमेंट। जैसे एक आसन ऐसा है जो केवल खाना खाने पर ही किया जाता है, जिसको हम कहते हैं वज्रासन। तो वज्रासन जैसे दो पैर इस तरह से पीछे कर हम उसके ऊपर बैठते हैं, और ये हम इमीडिएटली खाने के बाद करते हैं, या तो 3 मिनट के लिए करते हैं या तो 5 मिनट के लिए करते हैं। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, इसलिए तो इसका नाम वज्रासन है। देखिए, हर आसन किसी न किसी क्रिएचर से, एक एनिमल से लिया हुआ है। तो वज्र आसन वैसे ही जैसे हाथी बैठता है 2 पैरों पर, उसके पीछे के 2 पैरों पर हाथी कैसे बैठता है, उस तरह का जो फॉर्म है, उस तरह का जो पॉस्चर है, उसका नाम वज्रासन। तो वज्रासन ही वज्रासन, वज्र आसन, वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो हम इमीडिएटली खाने के बाद करते हैं। बाकी कोई भी आसन खाने के बाद नहीं करते, खाने के एटलीस्ट 2 या 3 घंटे के बाद ही योग किया जाता है। तो योग या तो आप मॉर्निंग में कीजिए या तो आप इवनिंग में कीजिए, आफ्टरनून में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई समय की पाबंदी वहां पर नहीं है, बट वो खाने के एटलीस्ट 2 घंटे के बाद किया जाता है, इमीडिएटली खाने के बाद नहीं किया जाता है योग। योग का केवल एक ही आसन है जो इमीडिएटली खाने के बाद किया जाता है, वह है वज्रासन। तो इस तरह से वह जो आसन है उनका इंपॉर्टेंस। अब ये शुरुआत कैसे होती है, देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। हम क्या कह रहे हैं, समाधि में अल्टीमेट फ्रीडम। फ्रीडम किससे? देखिए, हमारा जो बॉडी और माइंड है, हम इसके परे नहीं जाते हैं। तो हम क्या, होता क्या है, हम हमारी बॉडी माइंड से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उससे एक हो जाते हैं। फिर हम हमारे थॉट्स के साथ, बिलीफ्स के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर वो हमको जकड़ लेता है, वो हमको फिर पकड़ लेता है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी इजी टू बेंड माई बॉडी, करेक्ट? अगर से इफ आई लर्न बेंडिंग माई बॉडी किसी को, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर, इट मे बी इजी फॉर मी टू बेंड माई बॉडी, बट मैं यदि आपको कहूँ नाउ प्लीज यू बेंड योर माइंड, आप पूछेंगे ये क्या है? बेंड माई माइंड मीन्स व्हाट? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूँ। यू मे बी कैरिंग सम कॉन्सेप्ट, you may be carrying some idea, you may be carrying some belief, and that belief has become very strong in you. अब मैं कहता हूँ आपको, okay, you're not understanding what I'm saying. Don't bend your mind, but you bend your belief. आप बोलेंगे ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, मैं कैसे करूँ? So what I'm saying, तो जो धारणाज हम बनाते हैं ना, नॉट धरना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, वह कंसंट्रेशन है, उसकी तरफ हम आते हैं। मैं वह नहीं कह रहा हूं। एक संस्कृत वर्ड है धारनास। धारनास मीन्स कॉन्सेप्ट्स, बिलीव्स। कुछ ऐसे बिलीफ है हम उनको पकड़ लेते हैं, फिर वो छूटते नहीं, फिर वो हमारा अस्तित्व ही बन जाते, हमारा वो स्वरूप ही बन जाते। हमारा जो रियल स्वरूप क्या है वो तो हमें पता ही नहीं, लेकिन जो बिलीफ है वह हमको जकड़ लेता है, या हम उसको पकड़ लेते हैं और वह हमारा स्वरूप बन जाता है। तो हम बॉडी माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं और हम अपने आप को कहते हैं कि दैट इज मी, दैट इज द फॉल्स सेंस ऑफ यू। उसको हम कह रहे हैं ईगो, उसको हम कह रहे हैं अहंकार। तो जो कोई भी दर्शन हो, योग हो या उपनिषद हो, ये सभी दर्शन, यह जो हमारी आइडेंटिटी है, यह जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बॉडी माइंड की अंडरस्टैंडिंग, दैट बॉडी माइंड इज मी, हु एम आई, दिस बॉडी एंड माइंड, माई थॉट्स, माई नोशंस, माई आइडियाज, माई बिलीव्स एंड माई बॉडी, दैट इज मी, ऐसा हम कहते हैं। और वेदांत में हमारा वो क्या है, नीति, हु एम आई, उसमें हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते जाते हैं। इज आई एम रियली दैट,
इज आई एम रियली माई ओनली बॉडी एंड माइंड, तो उसको हम एक नेगेटिव पद्धति से, मतलब हम उसको तब तक नकारते जाते हैं जब तक कुछ बचता है या कुछ नहीं बचता। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, हमारी तरफ आने के पहले एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक गुरु कहता है कि ये क्या है, ये क्या है। अब वहां पर एक बुलक कार्ट रखा हुआ है, तो डिसाइपल कहता है कार्ट है ये, दिस इज ए बुलक कार्ट। तो गुरु कहते हैं नहीं, कैसे, मुझे जरा दिखाओ। तो जाकर हाथ रखता है। अब हाथ आप कहाँ रखोगे, पूरे बुलक कार्ट के ऊपर तो नहीं रखोगे, तो उसी के ही किसी एक पार्ट पे रखोगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो बुल लगा हुआ है, हॉर्स कार्ट हो सकता है, बुल कार्ट हो सकता है। मान लीजिए आपका हाथ उस बुल के ऊपर पड़ा और आपने कहा ये कार्ट है। आप बस जैसे जस्ट मैकेनिकली आप जाकर अपना हाथ रखते हो, बिकॉज बुलक कार्ट मीन्स द एंटायर थिंग। बट जैसे आपका एक हाथ गिरता है तो उस एंटायर थिंग के ऊपर तो नहीं गिरता है, वो उसी के किसी एक पार्ट के ऊपर गिरता है। तो मान लीजिए उस बुल के ऊपर आपका हाथ गिरता है, उस डिसाइपल का हाथ गिरता है, वो कहता है ये बुलक कार्ट, दिस इज द बुलक कार्ट। बट गुरु कहता है बट वो तो एक बुल है, वो बुलक कार्ट नहीं है, बुल इज नॉट बुलक कार्ट। चलो बुल को हटा दो, अब बताओ बुलक कार्ट कहाँ है। तो अगेन वो हाथ रखता है। चलो मान लीजिए वो उसका हाथ एक उस कार्ट के एक पहिए पर आ जाता है या चाक पर आ जाता है, जो व्हील है उसके ऊपर गिरता है। गुरु कहता है बट वो तो उस बुलक कार्ट का एक व्हील है, इट इज नॉट ए बुलक कार्ट। नाउ यू रिमूव दैट व्हील। तो गुरु उसको उस व्हील, उस बुलक कार्ट के व्हील को भी निकालने के लिए बोलता है। तो इसी तरह से सभी पार्ट निकल के बिखर जाते हैं। अब गुरु पूछते हैं उस डिसाइपल को, आप मुझे बताओ बुलक कार्ट कहाँ है। बुलक कार्ट तो कहीं नहीं है। तो वो कहते हैं कि कैसे कह रहे हो फिर बुलक कार्ट है, वेयर इज द बुलक कार्ट। नाउ ऑल पार्ट्स आर dismantled, all parts are separated out. Now there is nothing like a bullock cart. Bullock cart has to be the whole thing, the assembly of all those parts together. अब ये है जो एग्जाम्पल है, वो तो एक मैकेनिकल एग्जाम्पल है। अब मैं आपको हमारी जो बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल यूनिटी है उस तरफ लेकर आता हूँ। अब गुरु कहता है अब तुम कौन हो। आप कह रहे हैं मेरा नाम अवधूत है। उसी तरह से XYZ किसी का भी नाम अ ब क कुछ भी हो सकता है, तो आप कहेंगे मैं ये हूँ, मैं अवधूत हूँ। उसी तरह से जिस तरह से उस डिसाइपल ने कहा ये बुलक कार्ट है, अब बुलक कार्ट तो नहीं रहा, सभी चीजें बिखर गई। सो द होल थिंग विच वॉज कॉल्ड द होल ऑफ द यूनिट विच वॉज कॉल्ड ए बुलक कार्ट, इट इज नॉट देयर। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर बीइंग, जो हम कह रहे हैं बॉडी माइंड आइडेंटिटी। तो अब मैं कह रहा हूं कि मैं हूं। गुरु अब यहां पर भी वैसे कहता है। कहां पर हाथ रखा, मान लीजिए आप आपके हाथ पे हाथ रखते हो, गुरु कहेगा ये तो आपका हाथ है। अब ये हमारी बायोलॉजिकल यूनिटी इस तरह से है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है ऑपरेशन में, ट्रांसप्लांट में, इम्प्लांट में डॉक्टर्स ने भी ऐसे अचीवमेंट्स किए हैं कि वो कुछ चीज़ें आज के दिन में इम्प्लांट ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, दूसरे का आई लग जाता है, दूसरे के लंग्स लग जाते हैं। तो इस तरह से अब हम यदि कहते हैं कि ये मैं हूं, तो मैं कौन हूं। तो इस तरह से आप सेपरेट करते जाइए, बॉडी, माइंड, थॉट्स, मोशंस, आइडियाज। जब वो सब बिखरेंगे, जब आपका वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, आपका कुछ भी क्यों नहीं बचेगा, जो भी थॉट आपके पास आया है वो कहां से आया है, जो भी आइडिया आप में आई है, वो आइडिया चाहे कुछ भी हो, भगवान की हो, ईश्वर की हो, या भगवान नहीं होने की हो, जिसको हम कहते हैं नास्तिकता हो, आस्तिकता हो,
तो वह जो नोशन है, वह जो आइडिया है, वो आया कहाँ से? वो जो थॉट है, वो जो फिलॉसफी है, वो आई कहाँ से? वो आपकी खुद की है क्या, या किसी का थोपा हुआ है, किसी का दिया हुआ है, या कहीं से आपने पढ़ा, या किसी से आपने सुना और फिर मान बैठे कि ये आस्तिकता है, ये नास्तिकता है, ये एग्नोस्टिसिज्म है, ये चारवाका का फिलॉसफी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो आप कह रहे हैं कि ये मैं हूं, ये केवल आपके बॉडी माइंड की ही आइडेंटिटी है। ओनली योर थॉट्स, योर आइडियाज, योर नोशन, नथिंग ऑफ यू एज एन ओरिजिनल बीइंग। तो इस तरह से गुरु कहता है आपको कि आप ये नेति 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 इस मार्ग से तब तक इसको आप नेति नेति करते जाइए, तब तक आप इसको रिमूव करते जाइए। इज आई एम द बॉडी, इज आई एम द बॉडी, जैसे हर आश्रम में एक मेडिटेशन चलता है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। अरे भैया, बॉडी तो है ना, माइंड तो तुम्हारा है ना, तो आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, केवल इतना कहने से जो रियलिटी है वो हासिल हो सकती है क्या आपकी? जैसे मैं इसको बार बार एक्सटेंड करता हूं, अब ये शर्ट है, अब यहां पर ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आई एम नॉट दिस शर्ट, बट दिस शर्ट इज माइन, आई हैव द शर्ट, दिस शर्ट इज माइन, इट बिलोंग्स टू मी। इन द सेम वे you are not just this body and mind, you are something higher। हम क्या कहते हैं? सोल, आत्मन, वह हमारे बॉडी माइंड के पीछे है, वह एक सीयर है, और बॉडी माइंड केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू उसे वो देख रहा है। द सीयर इज सीइंग or the knower is knowing through this instrument called the body and mind। तो हम क्या कर रहे हैं? बस उसके पीछे नहीं जा रहे हैं, उसकी ओनरशिप तक नहीं जा रहे, उसका जो ओनर है, उसका जो ईश्वर है, उस तरह वहां तक हम नहीं जा रहे। जिस तरह से हमने योग की बात की, हम अपने आप को केवल उस आसन तक ही सीमित कर रहे हैं। तो हम अपने आप को केवल जो बॉडी एंड माइंड तक जो हमारी जानकारी है वहां तक ही सीमित कर रहे हैं। उसके पीछे उसका जो मास्टर बैठा हुआ है उसको हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे। उसके पीछे जो पुरुष है, केवल प्रकृति तक ही हम सीमित है। यह जो बॉडी माइंड एनर्जी एस्पेक्ट है, केवल वहां तक ही हम सीमित है। यह प्रकृति है, बस वहां तक ही सीमित है। यह जो बॉडी है, बस वहां तक ही सीमित है। उसके पीछे जो आत्मन है, उसके पीछे जो पुरुष है, उसको हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे। वह जो पुरुष है, वह जो आत्मन है, शायद वह हमको फ्रीडम देगा इस आइडेंटिटी से। क्यों? क्योंकि यह जो आइडेंटिटी है वो सीमित है। इट इज एन आइडेंटिटी ऑफ द ईगो। मेरा जो सरकमफ्रेंस है उसी को मैं मान के चल रहा हूं कि ये मैं हूं, और जो मेरा सरकमफ्रेंस है उसके सेंटर तक तो मैं पहुंचा ही नहीं हूं। तो जब तक उसके डेप्थ तक नहीं, मैं होल बीइंग, या मैं मेरा हमने बात की